बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में हमारा लेक्चर नंबर 15 एंड 16 है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन क्या होती है, हम डिसीजन मेकिंग किस तरह से करते हैं और रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन की ज़रूरत क्यों है, बेनिफिट्स उसके क्या हैं और रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन की टेक्निक्स क्या हैं और उसके एस्पेक्ट क्या हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट है और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट है। तो आज के लेक्चर में हमने रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड ही डिस्कस करना है। इससे हमारा जो रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट का जो एक कह लें सेक्शन है, उसमें आप लोगों को याद होगा कि हमने बेसिक 4 स्टेप्स जो है वो स्टडी किए थे रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में, जिसमें सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स को एलिस्टेट करते हैं, फिर जो है उसको रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करते हैं, फिर उसको वैलिडेट करते हैं, फिर स्पेसिफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट उसका बनाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड ही डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट क्या होती है और उसकी ज़रूरत क्या है, नीड फॉर रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट, और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, और एसेंशियल प्रैक्टिसेस फॉर रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट के थ्रू जो है हम क्वालिटी को किस तरह से एश्योर करते हैं, अचीव करते हैं, या फिर हम उसको सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट्स ट्रेसिंग हमारे पास क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स चेंज मैनेजमेंट क्या होती है, यानी कि हमारे पास अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हो तो हम उस रिक्वायरमेंट्स की चेंज की वजह से बाकी तमाम जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे उसका असर को जो है वो किस तरह से हमने कम या ओवरकम करना है या रिड्यूस करना है। यानी कि अगर हमने किसी रिक्वायरमेंट में चेंज लानी है तो वो चेंज सिर्फ उसी एक रिक्वायरमेंट में आनी चाहिए, ना कि उसकी वजह से बाकी की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हों। तो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के बेसिकली हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट, जिसमें हम रिक्वायरमेंट्स को एलिस्टेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, यानी कि उसमें रिक्वायरमेंट्स एलिस्टेशन में हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। डिफरेंट हमारे पास तरीके होते हैं रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के, जिस तरह इंटरव्यूज़ हैं और रिवर्स इंजीनियरिंग है। फिर एनालिसिस में हम जो है रिक्वायरमेंट्स में जो हमारे पास शॉर्ट कमिंग्स होती हैं या उसमें एरर्स होते हैं उनको जो है वो एनालाइज करते हैं, फिर रिमूव करते हैं, फिर उसका डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिर उस डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है हमारे पास रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट क्या होती है। तो रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत क्यों है। बेसिकली होता ऐसे है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो वक्तन फ़वक्तन चेंज हो रही होती हैं। तो उन रिक्वायरमेंट्स की चेंजिंग में जो है हमने इस तरह से उन चेंजिंग के असरात को ओवरकम करना है, ताकि मतलब बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उन रिक्वायरमेंट्स की क्वालिटी को जो है वो उस चेंजिंग रिक्वायरमेंट की वजह से क्वालिटी पे, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी पे जो है वो असर ना पड़े। वंस अ सिस्टम हैज़ बीन डिप्लॉयड, न्यू रिक्वायरमेंट्स प्रिडिक्टली एमर्ज, यानी कि अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा एक सिस्टम जब बन जाता है, हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं कस्टमर को, तो हमारे पास कुछ न्यू रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमारे पास इमर्ज होती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द यूज़र्स टू एंटिसिपेट, यानी कि प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ दीज न्यू रिक्वायरमेंट्स इफ़ अ न्यू सिस्टम इज़ डेवलप्ड फॉर दीज रिक्वायरमेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। So to understand and control changes to system requirements management is performed, यानी कि उन requirements में जो हमारे पास रिक्वायरमेंट का सेट होता है उनमें जो चेंज होती है उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग और शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दी स्टेक होल्डर, यानी कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, निगोशिएट करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और उन चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स की वजह से जो हमारे पास जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो उन पे क्या करते हैं, उनको ओवरकम करते हैं, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी क्वालिटी पे जो है वो कोई असर ना हो। एंड द रिक्वायरमेंट्स दे हैव स्पेसिफाइड फॉर इंक्लूजन इन दी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, यानी कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उन्होंने आपस में क्या करना होता है, कम्युनिकेट करते हुए उन्होंने डिसाइड करना होता है कि चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स में से कौन सी रिक्वायरमेंट को हमने अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए अपने सॉफ्टवेयर SRS डॉक्यूमेंट में जो है वो इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। तो इसके एडवांटेजेस हैं बेटर कंट्रोल ऑफ कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, यानी कि इट प्रोवाइड्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट, व्हेन एंड व्हाई द सॉफ्टवेयर इज़ टू बी डिलीवर्ड, यानी कि इससे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योर्स दैट दी
सॉफ्टवेयर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स टू इन्हेंस सॉफ्टवेयर क्वालिटी, यानी कि अगर हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होगा वो हमारी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स या हमारा जो एसआरएस होगा उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, अगर हम अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट उन्हीं रिक्वायरमेंट्स की बेस पे डेवलप करेंगे तो यानी कि क्वालिटी की अगर पहले भी हमने डिस्कस किया है कि क्वालिटी बेसिकली हमारे पास होती है कि हमने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उसकी यानी कि उसकी ज़रूरियात को पूरा करना है। कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर इज़ क्वालिटी, रिड्यूस्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड डिलेज, यानी कि दिस मिनिमाइजेज एरर अर्ली इन दी डेवलपमेंट साइकिल एज इट इज़ एक्सपेंसिव टू फिक्स एरर एट दी लेटर स्टेजेस ऑफ दी, यानी कि अगर हम रिक्वायरमेंट फेज़ पे ही हमारे जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं इनिशियल फेज़ पे ही अगर हम उसमें से शॉर्ट कमिंग या हमारे पास जो एरर्स होंगी या बग्स होंगी अगर वो हम रिमूव कर लेंगे तो हमारा जो लेटर जो हम उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो एग्जैक्टली उन्हीं रिक्वायरमेंट्स की बेस पे बनेगा जो हमारा कस्टमर जो है वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा। तो इस तरह से हम हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट और डिलेज को जो है वो कम कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड टीम कम्युनिकेशन, यानी कि फैसिलिटेट्स अर्ली इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूज़र्स टू इंश्योर दैट देयर नीड्स आर अचीव्ड, यानी कि हमारे जो होते हैं टीम मेंबर्स होते हैं या हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और शॉर्ट कमिंग्स को रिमूव करते हैं। एजिंग कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन, दिस इंश्योर्स दैट standards involved with software compliance and process improvement have a through understanding of requirements management। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट, बेसिकली हमारे पास उसकी डेफिनेशन रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट की क्या है। रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एलिसिटेटिंग, डॉक्यूमेंटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग चेंजेस टू दी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट बेसिकली हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही होती हैं हमने उनको क्या करना है, उन चेंजिंग्स को कंट्रोल करना है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट के थ्रू। रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एलिसिटेटिंग, डॉक्यूमेंटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड controlling changes to the requirements. Generally, the process of requirements management begins as soon as the requirements document is available, but planning for the requirement managing the changing requirements should start during the requirement registration process, यानी कि हमने जब रिक्वायरमेंट्स को एलिसिटेट करना है तब भी हमारा जो रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट का फेज़ होगा वो स्टार्ट होता है। एसेंशियल प्रैक्टिसेस फॉर रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट, यानी कि सबसे पहले हमारे पास जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं या हमारे पास स्टेजेस हैं रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट की, सबसे पहले हमने क्या करना है रिक्वायरमेंट्स को एलिस्टेट करना है, स्पेसिफाई करना है और उसका एक मॉडल बनाना है। दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, एलिस्टेटिंग रिक्वायरमेंट्स, मॉडलिंग एंड कलेक्टिंग देम इन अ रेपोजिटरी। रेपोजिटरी मीन जिस तरह से हम एसआरएस बनाते हैं उसकी एक चेक लिस्ट टाइप बना लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, however for a variety of reasons including cognitive, communicative and motivational reasons the requirements tend to be incomplete and inconsistent, यानी कि हमने रिक्वायरमेंट्स हमारी जो हैं वो इनकम्प्लीट और इनकन्सिस्टेंट हो सकती हैं किसकी वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से या कुछ मोटिवेशनल या कॉग्निटिव रीज़न की वजह से। तो हमने क्या करना है, देयरफॉर देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन दीज एक्टिविटीज़, यानी कि हमने रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट के थ्रू क्या करना है, इन जो मिसकम्युनिकेशन है या मोटिवेशनल रीज़न्स हैं हमारे पास हमने उनको कम करना है ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स में इनकम्प्लीटनेस या इनकन्सिस्टेंटनेस है उसको हम कम कर सकें। रिक्वायरमेंट्स जो सेकंड प्रैक्टिस है रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन, इस पे हम एक कंप्लीट लेक्चर कर चुके हैं। रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन इट इज़ नॉट ऑलवेज इजी फॉर डेवलपर्स टू डिसाइड विच रिक्वायरमेंट्स आर इंपॉर्टेंट टू कस्टमर, यानी कि डेवलपर ने तो सिर्फ डेवलप करना है, उसको नहीं पता कि कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो पहले कौन सी रिक्वायरमेंट को पहले इंप्लीमेंट करना है, कौन सी कोर रिक्वायरमेंट है, कौन सी जो है वो नॉन फंक्शनल है, कौन सी फंक्शनल है। तो हमने रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइज उसको करके देनी है ताकि हम जो है कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें, उसको कोई इनिशियल वर्जन जो है वो सॉफ्टवेयर का दे दें ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सके। दिस एक्टिविटी assists the project managers that resolving conflicts where customers and developers collaborate on requirements prioritization, plan for stage deliveries and मेक नेसेसरी ट्रेड ऑफ डिसीजन, यानी कि हम रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन में क्या करते हैं, स्टेज डिलीवरीज करते हैं कि हमने पहले कौन सी रिक्वायरमेंट पे काम करना है, उसके बाद कौन सी रिक्वायरमेंट पे काम करना है ताकि हमारी जो ट्रेड ऑफ डिसीजन हैं यानी कि हम बिज़नेस को अपने को इफेक्टिव बना सकें।
उसके बाद रिक्वायरमेंट्स डिपेंडेंसीज एंड इम्पैक्ट एनालिसिस. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एक्नॉलेज दैट रिक्वायरमेंट्स चेंज एंड दैट दिस मे सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. यानी कि रिक्वायरमेंट्स डिपेंडेंसीज एंड इम्पैक्ट एनालिसिस में हम बेसिकली ये करते हैं, हमने ये देखना होता है कि हमारी जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उन रिक्वायरमेंट्स यानी कि एक रिक्वायरमेंट चेंज अगर हो रही है तो उस रिक्वायरमेंट की चेंजिंग की वजह से दूसरी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो उस चेंजिंग रिक्वायरमेंट की वजह से असरअंदाज होंगी. यानी कि एक रिक्वायरमेंट पे अगर कोई चेंजिंग है तो उस चेंजिंग की वजह से कोई और रिक्वायरमेंट तो मतलब उस पर वो तो नहीं ख़राब होगी. और हमने ये देखना है कि अगर एक रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो हमने उस पर देखना है कि उसका इम्पेक्ट क्या होना है ओवरऑल प्रोजेक्ट पे. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नॉलेज दैट रिक्वायरमेंट चेंज एंड that this may significantly impact the software project. Several issues such as recording decisions, understanding the effect of business changes and the use of domain models are yet to be addressed. यानी कि हमने डोमेन मॉडल्स को एड्रेस जो है वो यूज़ करना है ताकि हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको हम एड्रेस कर सकें. उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स निगोशिएशन. रिक्वायरमेंट निगोशिएशन बेसिकली हमारे पास निगोशिएशन मीन मतलब एक कह लें बातचीत के ज़रिए हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं या उसके साथ निगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं ताकि जो हमारे पास कन्फ्लिक्ट्स हैं रिक्वायरमेंट्स में या इनकम्प्लीटनेस है, इनकन्सिस्टेंसीज हैं, उनको जो है एरर्स हैं उनको रिमूव कर सकें. Requirements engineering is essentially a complex communication and negotiation process involving customers, designers, project managers and maintainers. The people or stakeholders involved in the process are responsible for deciding what to do, when to do it, what information is needed and what tools needed to be used. यानी कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उन्होंने देखना होता है कि हम सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के दौरान जो है कौन कौन से हमारे पास हमने क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है और हमें कौन कौन से टूल जो हैं वो डेवलप करने के लिए हमें जो है वो ज़रूरत पड़ेगी. इन मैनी सिचुएशंस कन्फ्लिक्ट इज़ इनहेरेंट. यानी कि कन्फ्लिक्ट जो है इनहेरेंट मीन यानी कि वो बाई बार्न होता है या पहले से ही हमारी रिक्वायरमेंट्स में होता है, या ये होता है कि एक रिक्वायरमेंट की वजह से किसी दूसरी रिक्वायरमेंट में भी वो कन्फ्लिक्ट जो है वो मूव कर जाता है. इन मैनी सिचुएशंस कन्फ्लिक्ट इज़ इनहेरेंट इन रिक्वायरमेंट्स, so they need to be negotiated between stakeholders. Some tools such as win-win groupware, ये एक सॉफ्टवेयर है, have been developed to support stakeholders throughout the negotiation process. तो हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जो निगोशिएशन प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं या उसको फैसिलिटेट करते हैं. द रिक्वायरमेंट्स निगोशिएशन एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल एक्टिविटीज़ इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द फाइनल प्रोडक्ट. इन रियलिटी दिस एक्टिविटी इज़ कैरिड आउट इन पैरेलल विद द एक्टिविटीज़ mentioned above and continuous until the requirements are implemented. यानी कि हमारे पास जो निगोशिएशन एक्टिविटी होती है ये एक पैरेलल है. पैरेलल मीन मतलब हम SDLC के हर फेज़ पे जो है रिक्वायरमेंट की यानी कि निगोशिएट करते हैं कस्टमर के साथ, उससे पूछते हैं या उसको बताते रहते हैं. क्वालिटी एश्योरेंस. क्वालिटी बेसिकली जिस तरह मैंने पहले भी बात की है कि क्वालिटी हम quality assurance. It is important to stress that quality assurance of requirements is not only an activity in the requirement phase in a project. Quality assurance must be addressed throughout the software life cycle. यानी कि हमने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को जो है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल यानी कि पूरे जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेज़ हैं हमने उन तमाम फेजेज़ में सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को जो है वो अश्योर करना है. रिक्वायरमेंट्स शुड बी traced throughout development and quality assured, for example throughout inspection, reviews and testing. यानी कि हमने क्या करना है, इंस्पेक्शन हमने करनी है रिक्वायरमेंट फेज़ पे और हमने रिव्यूज़ करनी है और उसके बाद हमने जब सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लेना है उसकी बाद उसकी हमने टेस्टिंग करनी है टेस्टिंग टेक्निक्स के थ्रू.
तो एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट, यानी कि रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट में हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर चेंज इन दी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हमने ये सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है, ये देखना है कि रिक्वायरमेंट्स को चेंज करने की ज़रूरत क्या है, यानी कि हम रिक्वायरमेंट्स क्यों चेंज करना चाह रहे हैं। या तो हमें कस्टमर बताएगा कि रिक्वायरमेंट्स में क्या चेंजिंग लानी है, या हम मतलब अपने रिसोर्सेज या टाइम या बजट की बुनियाद पे जो है रिक्वायरमेंट्स को चेंज करेंगे। एस्टेब्लिशिंग a relationship among stakeholders and involving them in requirements engineering process, यानी कि हमने हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जितने भी जिस तरह से हमारे कस्टमर्स होंगे, हमारा क्लाइंट होगा, हमारे मैनेजर्स होंगे, हमारे डिज़ाइनर होंगे, हमारे डेवलपर्स होंगे, तो हमने उनको क्या करना है, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है ताकि वो एक दूसरे के साथ निगोशिएट कर सकें और चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स पे जो है वो एक इत्फाक राय कायम कर सकें। जो भी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हूँ उनको उनमें जितने भी कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हों उनको वो एक दूसरे के साथ निगोशिएशन के थ्रू जो है वो रिजॉल्व करें। आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग रिक्वायरमेंट्स एट्रीब्यूट्स, यानी कि हमने रिक्वायरमेंट्स की एट्रीब्यूट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स का सेट है वो कंप्लीट है, कंसिस्टेंट है, अनएम्बिगियस है, क्लियर है, अप टू डेट है। तो ये तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमने उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको ट्रैक करना है। Requirements management enables the development team to identify, control and track requirements and changes that occur as the software development process progresses, यानी कि जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी हमने उनमें चेंज होंगी उनको कंट्रोल करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है और ट्रैक करना है कि वो चेंजिंग्स कहाँ से आ रही हैं। एंड चेंजेस दैट अकर एज दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोग्रेस, यानी कि पूरा जितना भी हमारे SDLC के फेजेज़ हैं हमने उन तमाम के तमाम फेजेज़ को जो है वो फेजेज़ के थ्रू रिक्वायरमेंट्स को जो है हमने आइडेंटिफाई करना है, उनमें चेंजेस को कंट्रोल करना है और ट्रैक करना है। रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्रोसेस, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट स्टार्ट विद प्लानिंग, यानी कि हम प्लानिंग से जो है वो स्टार्ट करते हैं और हम क्या करते हैं, इट एस्टेब्लिशेज द लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट नीडेड, यानी कि हमने रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट की ज़रूरत को आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर प्लानिंग ईच रिक्वायरमेंट इज़ असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफायर, यानी कि हमने हर रिक्वायरमेंट को एक यूनिक आइडेंटिफायर असाइन करना है। ईच रिक्वायरमेंट इज़ असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफायर सो दैट इट कैन बी क्रॉस चेक्ड बाई अदर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हमने हर रिक्वायरमेंट को एक आइडेंटिफायर देना है और उस रिक्वायरमेंट को देखना है कि इस रिक्वायरमेंट में जो चेंजिंग्स हम लाएंगे इन चेंजिंग्स की बेस पे बाकी कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उन पे असरअंदाज होंगी। उसके बाद हम जब रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे या उनको आइडेंटिफायर असाइन कर देंगे तो हमने ये देखना है कि हम रिक्वायरमेंट्स की जो ट्रेसिंग है वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे, यानी कि रिक्वायरमेंट्स को कहाँ से जो है हम ट्रेस करेंगे। वंस रिक्वायरमेंट्स आर आइडेंटिफाइड रिक्वायरमेंट्स ट्रेसिंग इज़ परफॉर्म्ड। रिक्वायरमेंट्स ट्रेसिंग बेसिकली हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट्स ट्रेसिंग इज़ अ मीडियम टू ट्रेस रिक्वायरमेंट्स फ्राम द स्टार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस टिल द सॉफ्टवेयर इज़ डिलीवर्ड टू द यूज़र, यानी कि हमने उस मीडियम को देखना है जहाँ से हमने रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है या इलस्ट्रेट करना है, यानी कि रिक्वायरमेंट फेज़ से लेके जब तक हम डेवलपमेंट कर लें और टेस्ट कर लें और हम अपना जो हमारा प्रोजेक्ट होगा हम अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट को जब तक डिलीवर ना कर दें हम रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग करते रहते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग is to ensure that all the requirements are well understood and इंक्लूडेड इन टेस्ट प्लान एंड टेस्ट केसेस, यानी कि रिक्वायरमेंट जब हम इलस्ट्रेट कर लेते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, टेस्ट केसेस बनाते हैं और हम क्या करते हैं, टेस्ट प्लान बनाते हैं। तो हमने रिक्वायरमेंट्स ट्रेसिंग का ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है, उसका जो गोल है या हमारे पास जो मकसद है वो पर्पज़ ये है कि हमने इंश्योर कराना है कि हमने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं हमने उनको ये देखना है कि क्या वो वेल अंडरस्टूड हैं, कंप्लीट हैं या हमारे पास वो कंसिस्टेंट हैं। तो वेरियस एडवांटेजेस ऑफ रिक्वायरमेंट्स ट्रेसिंग आर लिस्टेड बिलो। इट वेरीफाइज वेदर यूज़र रिक्वायरमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड इन एडिक्वेटली टेस्टेड एंड एडिक्वेटली टेस्टेड, यानी कि हमने रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग से हम जो हमें बेनिफिट है वो ये है कि हम इससे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं हमने उनको कम्प्लीटली तौर पर इम्प्लीमेंट कर लिया है और उनको टेस्ट कर लिया है या नहीं कर लिया। इट एनेबल्स यूज़र अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि ये रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग से हम हमारा जो यूज़र होगा उसको ये आइडेंटिफाई होगा या वो ये रिकॉग्नाइज़ करेगा कि इस जो रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं उन चेंजिंग्स की वजह से बाकी कितनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो उस पर चेंजिंग जो है वो असरअंदाज होंगी हमारी बाकी वाली रिक्वायरमेंट्स पे।
रिक्वायरमेंट्स चेंज मैनेजमेंट is used when there is a request or proposal for a change in the requirements। यानी कि रिक्वायरमेंट्स चेंज मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा कस्टमर या हमारा क्लाइंट होता है वो हमें रिक्वेस्ट करता है कि हम ये वाली रिक्वायरमेंट जो पहले उसने मतलब हमें बताई होती है, तो उसमें वो रिक्वेस्ट करता है कि इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से किसी और तरीके से, या किसी मतलब उसमें कोई गलती होती है तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट वो हमें भेजता है या देता है कि इस रिक्वायरमेंट को चेंज करके दें। द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस इज़ दैट द चेंजेस टू द प्रपोजल्स आर मैनेज्ड कंसिस्टेंटली एंड इन अ controlled manner। स्टेजेस इन रिक्वायरमेंट्स चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी कि सबसे पहले हमारे पास जो स्टेजेस हैं रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस में, सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और चेंज को स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, असल में रिक्वायरमेंट चेंज क्यों हो रही है, या रिक्वायरमेंट हमारा कस्टमर जो है वो क्यों हमें चेंज करने के लिए बता रहा है, और हमने चेंज स्पेसिफाई करनी है कि हमने उन प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से चेंज करना है। द एंटायर प्रोसेस बिगिन विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम टू द रिक्वायरमेंट्स, यानी कि ये जो हमारा रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है ये हमें क्या करता है, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है उस प्रॉब्लम को जिसकी वजह से हमने रिक्वायरमेंट्स में चेंजिंग लानी है। द प्रॉब्लम और प्रपोजल इज़ एनालाइज्ड टू वेरीफाई वेदर द चेंज इज़ वैलिड, यानी कि सबसे पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, फिर हमने क्या करना है, एक प्रपोजल बनाना है। द प्रॉब्लम और प्रपोजल इज़ एनालाइज्ड टू वेरीफाई वेदर द चेंज इज़ वैलिड, यानी कि हमने ये एनालाइज़ करना है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने ये एनालाइज़ करना है कि क्या हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट या प्रपोजल को जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। टू वेरीफाई वेदर दी चेंज इज़ वैलिड, यानी कि हम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स में ला सकते हैं या नहीं ला सकते, वो हमने अपने टाइम, अपनी बजट और अपने जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे उनकी बेस पे हमने डिसाइड करना है कि क्या हम रिक्वायरमेंट्स में चेंजिंग ला सकते हैं या नहीं ला सकते। द आउटकम ऑफ द एनालिसिस इज़ प्रोवाइडेड टू चेंज रिक्वेस्टर एंड अ मोर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स चेंज प्रपोजल इज़ देन मेड, यानी कि हम रिक्वायरमेंट हमारा जो चेंज रिक्वेस्टर होता है वो क्या करता है, एक प्रपोजल बनाता है और हमारा जो आगे जो हमारे मैनेजर होते हैं उनको वो भेज देता है। उसके बाद हमने क्या करना है, चेंज एनालिसिस एंड कॉस्टिंग, हमने चेंजिंग्स की जो है वो चेंजिंग्स को एनालाइज करना है और उसकी कॉस्टिंग को देखनी है कि इस जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स हैं अगर हम इसको चेंज करें, रिक्वायरमेंट्स को चेंज करेंगे तो किस तरह की हमें कॉस्टिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। द इफेक्ट ऑफ चेंज रिक्वेस्टेड ऑन द रिक्वायरमेंट इज़ असेस्ड अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन, यानी कि हम ये देखेंगे कि अब अगर हम रिक्वायरमेंट्स को चेंज करेंगे तो क्या हम उन चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को ट्रेस भी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। द कॉस्ट फॉर दिस कैन बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन मेड टू द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अगर अब देखें हमारे पास रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी तो उस रिक्वायरमेंट्स की जो हमारे पास पहले रिक्वायरमेंट्स होंगी उनकी बेस पे जो हमने डिज़ाइन बनाया होगा, तो जब रिक्वायरमेंट्स हमारी चेंज हो रही होंगी तो हमें डिज़ाइन भी चेंज करना पड़ेगा और उस डिज़ाइन की बेस पे जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वो भी हमें, या अगर हमने पहले से प्रोजेक्ट बना लिया है तो वो हमें जो है इम्प्लीमेंटेशन चेंज करनी पड़ेगी, वरना अगर हमने बनाना है तो इम्प्लीमेंट करने के लिए, डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमने चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स की बेस पे बनाया है तो हमें अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम, अपना बजट जो है वो हमारा वेरी कर सकता है या चेंज हो सकता है। तो इस तरह से जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन पे भी असरअंदाज होती हैं, तो इस तरह से हमारी कॉस्ट जो है वो इफ़ेक्ट करती है। आफ्टर द एनालिसिस इज़ ओवर अ डिसीजन इज़ मेड वेदर चेंजेस आर टू बी मेड, यानी कि हमने जब एनालाइज कर लेना है तो हमने ये देखना है कि हम रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चेंज इम्प्लीमेंटेशन, फाइनली द चेंजेस आर मेड टू दी, यानी कि अब हमने डिज़ाइन भी चेंज कर लिया, रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो गई, तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर क्या हमें जो हमने असरअंदाज होना है। तो फाइनली द चेंजेस आर मेड टू द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि एंड पे रिक्वायरमेंट्स में हमने जब चेंज लानी है तो हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट को चेंज करना है, सिस्टम के डिज़ाइन को चेंज करना है, इन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे जो हमारे पास चेंज हो रही होंगी, और उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे हमने डिज़ाइन बनाना है और उस डिज़ाइन की बेस पे हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर सो दैट चेंजेस
टू इट कैन बी मेड विदाउट एक्सटेंसिव री राइटिंग, यानी कि हमने अपने डॉक्यूमेंट को वेल डिफाइंड करना है, इस तरह से हमने बनाना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट में जिस तरह से SRS डॉक्यूमेंट में हमने पहले देखा था कि हमारे पास यूज़ केसेस अलहदा से हैं, उसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अलहदा से हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अलहदा से हैं। तो हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट की टाइप के मुताबिक हमने डॉक्यूमेंट बनाना है ताकि हम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को आसानी से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें और अपने SRS डॉक्यूमेंट में डाल सकें और री राइटिंग से हमें बच सकें। मिनिमाइजिंग दी एक्सटर्नल रेफरेंसेस एंड मेकिंग डॉक्यूमेंट सेक्शंस मॉडुलर अचीव्स चेंजेबिलिटी इन डॉक्यूमेंट, यानी कि हम अपने डॉक्यूमेंट में आसानी से चेंज उसको कर सकें। बाय डूइंग दिस इंडिविजुअल सेक्शंस कैन बी चेंज्ड एंड रिप्लेस्ड विदाउट इफेक्टिंग अदर पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर हमारा SRS जो है वो सेक्शंस में होगा तो हम सेक्शन से एक एक सेक्शन को अलहदा से मॉडिफाई कर सकते हैं, बजाय कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिपेंडेंसी हो उनके अंदर, यानी कि एक रिक्वायरमेंट दूसरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंडेंट हो। तो अगर एक रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो जो दूसरी रिक्वायरमेंट उस पर डिपेंडेंट होगी तो हमें उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास एक तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हों और उनके सेक्शन बने होने चाहिए ताकि हम जिस सेक्शन को मर्जी आसानी से चेंज कर सकें, और इस तरह से हम अपनी कॉस्ट को जो है या डिले, हमारा टाइम या हमारे रिसोर्सेज जो हैं उस पर हम काबू पा सकें। तो हमारे पास ये पॉसिबल चेंज रिक्वेस्ट स्टेटस है। सबसे पहले चेंज रिक्वेस्ट आती है, वो हम सबमिट करते हैं, फिर उसको एवेल्यूएट किया जाता है, जिस तरह से एनालाइज किया जाता है। अगर वो चेंज हो सकती होती है तो मतलब हम उसको अप्रूव कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये एक चेंज रिक्वेस्ट है, फिर उसमें हम चेंज जो है वो चेंज करते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद चेंज कंट्रोल सिस्टम है। सबसे पहले हमारा रिक्वेस्टर जो होता है वो जो इनिशिएट करता है चेंज रिक्वेस्ट, फिर हमारे चेंज कोऑर्डिनेटर के पास आती है। तो इस तरह से हमारा चेंज रिव्यूअर होता है। ये सारा सिस्टम है कंट्रोल सिस्टम, चेंज कंट्रोल सिस्टम। तो एंड पे जो टेस्टर होता है वो उस चेंज को जो है रिक्वायरमेंट चेंज को टेस्ट करता है कि आया ये इम्प्लीमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर वो हो सकती होती है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये हमारा लेक्चर था। इससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हमारी जो हमारी जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का एक स्टेज है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो काइंडली इसको ध्यान से देखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।